गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है वितान, और वितान में है आपका दूसरा चैप्टर जिसमें बताया जाएगा आपको कुइयों के बारे में कि राजस्थान की जो कुइयाँ हैं वो कैसी होती है। तो यहाँ आपको एक ड्राइंग दी गई है जिसमें आप देख सकते हो कि कुई को इसमें बना हुआ दिखाया गया है कि कुई किस तरीके से बनी हुई दिखाई देती है। देख लिया। अब देखो कि ये जो कुई होती है ये किस तरीके से काम करती है, कैसे इसे बनाया जाता है, कौन इसे बनाता है, किस तरीके से इसे बनाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है आपके अनुपम मिश्र। पसीने में तरबतर चेलबाजी, चेलबाजी किसको कहा गया है? चेजारे को कहते हैं जो कुई का काम कर रहा है उसको। कुई के भीतर काम कर रहे हैं, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, यानी 30-35 फुट। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अब जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे वैसे क्या होगा, उसमें गर्मी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन के नीचे क्या है, गर्माहट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। कुई का व्यास, व्यास पता है आपने, त्रिज्या और व्यास पढ़ा होगा मैथ में कि जो गोल घेरा होता है उसका आधा जो होता है वो तो त्रिज्या होती है, और पूरा जो नापेंगे अगर तो वो आपका व्यास होगा। घेरा बहुत ही सकरा है, सकरा है यानी छोटा है। उखरू, उखरू किसको कहोगे? हाँ, उखरू यानी बैठने की एक स्थिति। बैठे चेलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। अब आपको पता है कुल्हाड़ी और फावड़ा जो होता है उसको तो खुद को जगह ज़्यादा चाहिए, और वो तो कुई तो सकड़ी है, और सकरी कुई में वो खुद बैठेगा या खुदाई करेगा, तो उसके लिए क्या काम मिलेगा? खुदाई या बसोली से की जा रही है। तो खुदाई किससे की जा रही है? बसोली। ये आपको ध्यान होना चाहिए। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बसोली किसे कहते हैं, तो फावड़ी का जैसा एक छोटा औजार होता है जो खुदाई करने के काम आता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का, यानी आगे से तो क्या होता है वो लोहे का, और पीछे से लकड़ी का, जहाँ से उसे पकड़ा जाता है उसका हैंडल जो है वो लकड़ी का होगा। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। अब ये देखो, उस गर्मी को कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जमीन के ऊपर जो लोग खड़े हैं वो क्या करेंगे, मुट्ठी भर करके और रेत को क्या करेंगे, जोर से नीचे फेंकेंगे, जिससे कि हवा उसके साथ नीचे जाएगी और उस व्यक्ति को मिलेगी। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर छोड़ती है। दम घोटू क्या होगा? श्वास को रोकने वाली। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। अब अगर ऊपर से हम छोटे से भी कंकर फेंक रहे हैं, छोटी सी भी पत्थर अगर जा रहा है तो वो भी क्या होगा, नीचे स्पीड से जाएगा वो, और अगले के सिर पर लग सकता है चेलबाजी के। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। यानी वो क्या करेंगे, अपने सिर के ऊपर कांसे, पीतल या किसी भी धातु का बना हुआ एक टोपा सा जो है वो अपने सिर पर पहने रखते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। यानी जब खुदाई करेगा तो मिट्टी तो आएगी, मलबा तो आएगा। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, यानी एक रस्सी के कोई बाल्टी या कोई प्लास्टिक का डोल या कुछ भी बांध दिया जाता है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है, वो नीचे छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें मिट्टी भर देता है चेलबाजी, और फिर उसे ऊपर खींच लिया जाता है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। चेलबाजी यानी चेजारो, चेजारो होता है ना अपने काम करने वाला, जो चिनाई का काम करता है जो। कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। यह काम क्या कहलाएगा? चेजा कहलाता है। खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग क्या कहलाते हैं? चेजारे। और इस काम को क्या कहते हैं? चेजा। चेजारों जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी बना दिए इनके। एक छोटी सी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुई की
कहीं से कम नहीं है। यानी सिर्फ ऊपर का जो भाग है ना व्यास, वो ही इसका कम है, बाकी जो सारा हिस्सा है वो क्या है, ज़्यादा है, कुएं के बराबर ही है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। यानी कहीं तो कम गहराई से पानी आ जाता है, कहीं ज़्यादा गहराई भी करनी पड़ती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। ये दोनों में एक अंतर है, कुआं और कुई में। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। अब कुई क्या करती है, वर्षा का जो पानी होता है उसे एक अलग ही तरीके से क्या करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी जिसमें वर्षा नहीं हो रही, पहले का जो पानी है उसे वो खींच लेती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल, जबकि कुएं में क्या होता है, सतह पर बहने वाला पानी भी होता है और इसमें नहीं है। यह तो नेति 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 धीरे धीरे जैसा कुछ पेचीदा मामला, यानी धीरे धीरे रिस करके मिट्टी में से पानी जो है वो कुएं में आता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, अथाह है यानी जिसका पार पाना मुश्किल है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से। मरुभूमि किसको कहेंगे, राजस्थान की जो भूमि है उसको मरुभूमि कहेंगे। 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। मरुभूमि में क्या चलती है, 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। जैसे अपनी ईंट होती है ना पक्की एकदम से, वैसी मिट्टी होती है यह पट्टी। जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे कई बार अपन खुदाई करते तब देखिए ना पत्थर से आते पथरीला, तो वो पथरीला किस कारण आता है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं खड़िया जो मिट्टी है उससे बनी हुई जो दीवार है वो बीच में है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। यानी ऊपर जो पानी आएगा वो कैसा होगा, खारा होगा, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। यानी जहाँ पानी खारा होता है उन क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है, यानी पहले से जिसे अनुभव हो वो इस चीज़ को बता सकता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अपन कहते हैं कई बार ये ज़मीन तो पथरीली है तो वहाँ पानी नहीं सोखेगा, और जहाँ ज़मीन में सिर्फ मिट्टी होगी, खोखली ज़मीन होगी, वहाँ क्या होगा, आपका पानी जो है वो सोख लिया जाएगा। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। यानी खड़िया पट्टी का काम क्या है, वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उसे बड़े क्षेत्र में बरसना पानी भूमि की रेतीली सतह है और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। वो कौन सी है, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, पता है आपको रेत के कण बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, यानी जहाँ वो चिपक सकती है वहाँ वो अलग भी हो सकती है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। यानी जो कण आपस में आप देखते हो चिकनी मिट्टी होती है वो आपस में चिपकती है, लेकिन कई जगह से आप उसको फटी हुई सी देखते हो ना, तो उनमें क्या आ जाता है, अलगाव भी आ जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। आप लोग देखते होंगे कि चिकनी मिट्टी जो होती है वहाँ आप देखते हो कि उनके बीच में से जब बारिश चली जाती है या उसमें से पानी हटा दिया जाता है तो क्या होता है, दरारें
आना शुरू हो जाती है। दरारें यानी लाइनें सी बीच बीच में फटी हुई सी दिखने लगती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, यानी पानी जो है वापस से भाप बन करके ऊपर जाने लगता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता, यानी या ना तो ये चिपकते ना ये दूर होते हैं। इन सब में क्या है, अलग अलग जिस स्थिति में ये है उसी स्थिति में रहते हैं। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। देखते हो आप अपनी बालू मिट्टी जो होती है उसमें दरारें पड़ती हैं? नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। यानी ये राजस्थान की खास बात है कि इस हिस्से में जो बारिश होती है उसकी हर एक बूंद जो है वो मिट्टी में समा जाती है और वापस से बाहर नहीं जा पाती। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। यानी कहीं सीलन है तो वो रिसाव जब होगा तो वापस से वो किस में बदलेगा, पानी की बूंदों में बदलेगा। कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अब देखो जहाँ खारा पानी होता है कुओं में, वहाँ मीठा पानी कहाँ से आया कि बारिश का जो पानी था उसे मिट्टी ने सोखा था और अब वो सोखा हुआ पानी जो है वो बूंद बूंद करके आ रहा है, तो वो पानी कैसा निकल रहा है, कुएं का मीठा पानी निकल रहा है अमृत के समान। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। मंथन करते हैं किसी भी चीज़ पे, सोच विचार बहुत ज़्यादा, जैसे समुद्र मंथन हुआ था उससे अमृत निकाला गया था। तो मंथन होता है किसी भी चीज़ को एकदम गहराई से देखना, जांचना, परखना, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब पानी को कितने रूपों में बांटा गया है? पहला रूप जो है वो है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पालर पानी की परिभाषा हो गई कि सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी होता है उसे पालर पानी कहते हैं। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पाताल पानी कौन सा होता है? यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। कुएं को कहते हैं ना पाताल कुआं, यानी उसकी गहराई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो भूजल होता है वो पाताल पानी के नाम से कहलाता है। अब तीसरा जो प्रकार है पानी का वो होता है रेजानी पानी। अब ये किससे बनता है? पालर पानी और पाताली पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, पानी रेजानी है। यानी धरातल से तो उतरा जमीन से तो, लेकिन पाताल तक नहीं जा सका, बीच में रुक गया, तो इस पानी को क्या कहा गया है? रेजानी पानी कहा गया है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। अब ये ध्यान रखना, वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर का नहीं, रेजा शब्द का उपयोग होता है, ये बात ध्यान होनी चाहिए। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यानी धरातल में समाई वर्षा को कौन नापता है? रेजा। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। यानी बारिश को मापने का तरीका है ये कि जैसे अपन ने अंगुली डाली और 5 अंगुलियों तक अगर वो भीग रही है तो इसका मतलब वहाँ क्या है? 5 रेजो बारिश हुई है। तो ये है बारिश को मापने का तरीका। आगे है रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। अब देखो रेजानी पानी अलग क्यों बना रहता है, किसके कारण बना रहता है? खड़िया पट्टी के कारण। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है।
यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है, यानी खारे में अगर खारा दूसरा मिलाएंगे तो वो भी खारा ही बनेगा, मीठा तो बनने से रहा। तो ये बताया गया है आपका कि रेजानी पानी जो है वो खड़िया पट्टी के कारण खारा नहीं हो पाता है, आगे नहीं जा पाता है, जिससे कि वो मीठा बना रहता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है, यानी कुई बनाने को क्या कहा गया है, एक कला कहा गया है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं, यानी जिसका व्यास तो क्या है बहुत कम है, लेकिन गहराई क्या है उसकी पहुंच जाता है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठ काम कुई का प्राणी, यानी जिसकी चिनाई सही नहीं होगी तो कोई सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसमें थोड़ी सी भी चूक यानी गलती भूल चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं, यानी वरना क्या होता है मिट्टी धस जाती है ना कई बार, तो मिट्टी जो धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भरकर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवाजी को राहत दे जाती है। यानी जो मुट्ठी भर की मिट्टी नीचे फेंकी जाती है उसके साथ हवा चली जाती है और वो जो हवा है वो चेलबाजी के आए हुए पसीने से तर बदन को आराम देती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोक पाना संभव नहीं हो पाता है। तब कुई को रस्से से बांधा जाता है, यानी कुई को क्या किया जाता है, रस्से से भी बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप क्या होती है भाई, एक घास होती है जिससे रस्सी बनाई जाती है और जिसकी रस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, हाथी को भी बांधने के काम में ली जाती है। वो आपने अगर देखी हो कई बार ऐसी रस्सी जो घास से बनी हुई है तो वो खीप के घास से बनती है, और खीप का जो घास होता है बहुत ज़्यादा पक्का होता है, एकदम टूटता नहीं है जल्दी से, तो उससे बनाई हुई जो रस्सी है उससे उसको बांधा जाता है। खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बांटते हैं ना किसी चीज़ को हाथों से। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ तक गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। अब जो मोटा रस्सा बनाया गया था खीप से, उसका क्या बनाया गया है, घेरा बनाया गया, गोल बनाया गया उसको। फिर इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर यानी किनारा ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है, यानी पहले दिन कितनी खोदी गई है, 10 फीट के करीब, 10 हाथ के करीब, और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है, यानी उसको मजबूत करने के लिए उस रस्सी को सरका दिया जाता है। ऊपर छुट्टी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की, अब देखो कुई का व्यास कितना बताया है, 5 हाथ। कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, यानी इस रस्सी को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। तो पूरी जो इसकी लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 4000 के आसपास।
नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। ऐसे भी समझ में नहीं आ पाएगा कि ये कुई बना रहे हैं या रस्से को बना रहे हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही। अब कहीं कहीं क्या है, ना तो पत्थर ही है ना खीप का घास ही है, लेकिन रिजाणी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब जहाँ खीप नहीं होगी, पत्थर नहीं होगा, वहाँ किससे बनेगी? लकड़ी के लंबे लट्ठों से। लट्ठे अरणी, बण, कैर, बावल या कोबंट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। डंगालों किसको कहेंगे? जो टहनियाँ होती है ना मोटी किसी भी पेड़ की, उनके लिए आया है। तो राजस्थान में ये जो पेड़ हैं ये होते ही हैं अपने, कैर है, अरणी है। इस काम के लिए सबसे उम्दा यानी बढ़िया लकड़ी अरणी की ही है। उम्दा का अर्थ होता है सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ, बढ़िया। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जा सकता है। आक यानी आप जानते हो ना, आकड़ा जो होता है, उसकी लकड़ी। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चंग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापणी भी कहते हैं। अब देखो कौन सी बंधाई को सापणी कहते हैं। कहीं कहीं चंग की रस्सी भी काम में लेते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापणी भी कहते हैं। जो रस्सी बांधी जाती है उसको क्या कहा गया है? सापणी कहा गया है। अब देखो ये चित्र दिया हुआ है आपको कि नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई बन रही है या रस्सी बन रही है। देखो कैसे गोल घेरा दिया हुआ है, एकदम से दिख रहा है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। क्यों भाई? क्योंकि खड़िया मिट्टी जो है, पट्टी है, वो कैसी है? पथरीली है, कड़क है एकदम से, उसको खोदा नहीं जा सकता। तो खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारा ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यानी जिसकी यहाँ कुई बन जाती है ना सफल तरीके से पूरी, तो वो एक उत्सव का, त्योहार का रूप ले लेती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। भोज यानी भोजन का। चेलवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। ये नहीं है कि काम किया चले गए, संबंध टूट गया, बल्कि लंबे समय तक उनके साथ क्या होता था? संबंध बना रहता था। कोई भी तीज त्योहार आता है तो उस पर उसको बुलाते हैं। आच प्रथा। अब आच प्रथा क्या है भाई? इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। इसे आच प्रथा कहा गया है। उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल कार्यों में बुलाया जाता है। अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है। और फसल जो होती है ना, उसकी भी जब खलियान जो भर जाते हैं, फसल के अनाज निकाल लिया जाता है, तो उसमें से भी उनको हिस्सा दिया जाता था। अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है। भेंट यानी उपहार। फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। आजकल क्या हो गया? सिर्फ मजदूरी देते हैं, कोई भी उपहार वगैरह नहीं देते, तीज त्योहार पर नहीं बुलाते हैं। पहले के टाइम में था ऐसा कि भाई उन्हें बुलाया जाता था, सम्मानित किया जाता था। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वो चेजारा ही हो। कई लोग जो होते हैं ना, घर वाले, गृहस्थ जीवन जीने वाले जो होते हैं, और तो वो भी क्या है, इस कार्य को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसलमेर के अनेक गाँवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, यानी अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं ये पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। यानी 100-200 वर्षों पहले जैसलमेर में बनाई गई थी पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा और मेघवालों के द्वारा। आज भी उन कुइयों में क्या है? पानी आता है। कुई का मुँह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अब इसका मुँह छोटा क्यों रखा जाता है उसके कारण दिए हैं।
रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके, यानी 5-6 बाल्टी हुई। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। अब ज़्यादा फैल जाएगा तो बाल्टी भर के नहीं आएगी और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स, एक चड़स होती है जो पानी निकालने के काम में ली जाती है, चड़स का उपयोग भी किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। अब ये किससे बना हुआ है? मोटे कपड़े से या चमड़े की चड़स से, और मुंह पर क्या है? लोहे का वजनी कड़ा है। तो चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पहले तो सिकुड़ा हुआ सा रहता है और जैसे पानी उसके अंदर डलता रहता है, भर जाता है, वैसे ही वो अपना पूरा आकार ले लेता है। तो ये है आपका पानी। आगे देखो इसमें। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास में सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगती है। यानी किससे बनाई जा रही है? अपने गाड़ी मोटर के ट्यूब जो होते हैं ना, अंदर टायर के अंदर लगे हुए रहते हैं, तो उनसे भी चड़स बनाई जाती है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अगर व्यास ज़्यादा होगा तो धूप गिरेगी उस पर, और धूप गिरने से वो जितना ही पानी है वो भी भाप बन के उड़ जाएगा, इसलिए उसका व्यास कम है। कुई को इसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुँह को ढकना सरल होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टंटी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों को आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं, यानी इस तरीके से ढक्कन लगा रहे जिसपे ताला भी लगाया जा सके। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। किसको कहा गया है? वे गरेड़ी, चरखी और फरेड़ी। कुई के ऊपर जो घिरनी लगाई जाती है गोल राउंड का, उसको क्या कहा गया है? गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक किसको कहा गया है? गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है, उसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उसे पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई होती है। परिवार अगर बड़ा होता है तो कुई एक से अधिक भी हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है और उसे बनाने
उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। यानी कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की क्या होगी? सार्वजनिक जमीन होगी सभी की। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। यानी नमी तो उतनी रहेगी जितनी पहले से है, अब दूसरी कुई और बन जाएगी तो उसमें और पानी आएगा, उसका बंटवारा होगा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अंकुश यानी रोक, यानी पहले क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। यानी निजी होते हुए भी क्या है? वो सार्वजनिक है। निजी किसको कहोगे? प्राइवेट। और सार्वजनिक क्या होता है? जो सबकी है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती हुई कुई है ना। ये कहानी सुनी आपने? एक मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा दिया करती थी। तो एक दिन क्या सोचते हैं कि सारे अंडे एक साथ ही ले लें, तो उससे क्या होगा? कुछ भी मिलना, जो कुछ भी मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। तो वही कुई का सिस्टम है। अगर कुइयाँ ज़्यादा बन गई तो कोई इसमें पानी नहीं आएगा फिर, क्योंकि नमी तो जितनी थी उतनी है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इससे प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली बेला कौन सी होती है? शाम का जो समय होता है ना, दिन ढलता है और रात होने वाली होती है, उसके बीच का जो समय होता है उसे गोधूली बेला कहते हैं। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। यानी इन कुइयों से निकल घिरनी जो लगी हुई है इस पर जिससे पानी निकल रहा है, तो उससे वो जो पानी है वो उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देने लगती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है और कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। यानी जितना पानी सबको चाहिए वो ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वापस से इन कुइयों के ढक्कन बंद कर दिए जाते हैं और रस्सियाँ जो है वो समेट करके रख दी जाती है। कुइयों को ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। यानी एक ही टाइम पानी निकाला जाता है उनसे, ये नहीं है कि मर्जी हो तभी निकाल दिया। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। यानी कौन कौन से क्षेत्रों में है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। अगर आप लोग गए हों कभी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर की साइड, तो वहाँ आपने देखी होगी कुइयाँ, छोटी छोटी सी कुइयाँ बनी हुई है घरों में। जैसलमेर जिले में एक गाँव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 x 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। कुइयों को क्या कहते हैं? पार। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है। यानी इसके भी नाम क्या है आपके? अलग अलग है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। यानी इस खड़ी के बल पर ही कुई जो है वो मीठा पानी देती है। तो ये है आपका चैप्टर जिसमें बताया गया है अलग अलग तरीके से कि कुइयाँ जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, बनाने वाले को क्या कहते हैं, कितना इसका व्यास है, कितनी इसकी गहराई है, कौन कौन से साधन इसमें काम में लिए जाते हैं, इससे कौन से घास से रस्सी बनाई जाती है या लठ के आधार पे से सहारे से खड़ा रखा जाता है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक है।
तो ये सारी बातें जो है वो आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको देखने हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। तो आपको बता दिया राजस्थान में कुएं किसे कहा गया है, कम व्यास की और अधिक गहरी जो बनाई जाती है खुदाई कर करके उसे कुएं कहा गया है। और गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में तो दोनों के में अंतर बताया गया कि कुआं का जो व्यास है वो ज़्यादा है, कुएं का व्यास कम है। कुएं से मिलना वाला कुआं जो होता है सीधा भूजल तक जाता है और कुएं जो है वो बीच में ही रहती है, जहाँ खड़िया पट्टी आई वहीं वो रुक जाती है और पानी जो है वो चारों तरफ की नमी से रिस करके आता है। दूसरा प्रश्न है आपका, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो राजस्थान में तो वैसे ही जल की कमी रहती है और गर्मी के मौसम में पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है, कई क्षेत्र ऐसे हैं अपने, तो उन क्षेत्रों में कुएं जो है उस गर्मी में पानी प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। चीजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज का क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो पहले के समय में तो क्या होता था, 1 साल तक उन्हें शादी में, विवाह में, कोई भी मांगलिक कार्य में बुलाया जाता था। खेती में जो अनाज होता था उसमें भी उनका हिस्सा होता था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, उन्हें मजदूरी दी जाने लगी है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अंकुश का अर्थ मैंने बताया आपको, रोक, कि किसी भी गांव में अगर कुईं बन रही है तो नमी तो जो पहले से है बनी हुई वही रहेगी। अब कुइयाँ अगर ज़्यादा हो गई तो फिर उनमें पानी आना बंद हो जाएगा। तो निजी होते हुए भी जब उनका निर्माण किया जाता है तो समाज से उनकी अनुमति लेना आवश्यक है। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी। अब कुएं निर्माण से संबंधित ये शब्द आए हैं तो यहाँ आपको ये लिखना है कि पानी कितने प्रकार का होता है, परिभाषित कीजिए। तो तीनों प्रकार आपको दे दिए हैं, इन तीनों प्रकारों की डिटेल्स आपको लिखनी होगी। बड़ा प्रश्न बनाना है आपको कि पानी कितने प्रकार का होता है, परिभाषित कीजिए। तो कुएं निर्माण से संबंधित शब्द जो है ये तो हटा दो आप यहाँ से और इसकी जगह आप जो है ये लिख दो कि पानी कितने प्रकार का होता है, परिभाषित कीजिए। फिर आप पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी तीनों के बारे में विस्तार से बता देना। तो ये है आपके पाठ संख्या 2 के प्रश्न जो आपको बता दिए गए हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। 2020 और 21 के लिए वितान के आपके 2 ही चैप्टर आपके सिलेबस में रखे गए थे। पाठ संख्या 1 लता मंगेशकर वाला और पाठ संख्या 2 कुएं वाला। तीसरा जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। धन्यवाद।